नमस्कार बच्चों। हाउ आर यू? कैसे हैं सब? आज के लेक्चर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? बॉन्ड एनर्जी। वही बॉन्ड एनर्जी जो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे सामने आती है। शुरुआत होती है इसकी केमिकल बॉन्डिंग से। तो टॉपिक का नाम है बॉन्ड एनर्जी। देन वेलकम टू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। चालू करते हैं। दैट नेम ऑफ द टॉपिक इज बॉन्ड एनर्जी। अब ध्यान से सीखो बॉन्ड एनर्जी क्या है। किसी भी बॉन्ड के टूटने या बनने में, क्या बोला? किसी भी बॉन्ड के टूटने या बनने में जितनी भी इंथैल्पी चेंज होता है, जितना भी इंथैल्पी चेंज होता है, कब? जब बॉन्ड टूट रहा हो या फिर बॉन्ड बन रहा हो। तो जितनी भी एनर्जी इन्वॉल्व्ड होगी, जितनी भी हीट इन्वॉल्व्ड होगी, वही एनर्जी, वही हीट उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। उस बॉन्ड की क्या कहलाएगी बेटा? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। समझ में आ रही बात? आगे और समझते हैं। एक मोल बॉन्ड जो है ना, हमेशा दो एटम के बीच में बनता है। फिर से सुनो, एक मोल बॉन्ड दो एटम के बीच में बनता है। तो इन सारी बातों को अगर मैं मर्ज करूं तो क्या बोलूँगा कि दो एटम के बीच में बनने वाला, नहीं, लैंग्वेज सही करेंगे, दो एटम के बीच में एक मोल बॉन्ड बने या टूटे। क्या बोला? दो एटम के बीच एक मोल बॉन्ड बने या टूटे तो जो भी एनर्जी इन्वॉल्व्ड होगी, जो भी हीट इन्वॉल्व्ड होगी, जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा, वही उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। वही उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। समझ में आया इतना? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? नहीं। ठीक है, आगे समझते हैं। अब अगर बॉन्ड टूटेगा तो उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। सिंपल लैंग्वेज में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है। टूटने का मतलब डिसोसिएशन हो रहा है। और जब भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब्ड होती है। एनर्जी हमेशा क्या होती है? एब्जॉर्ब्ड होती है। मतलब इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव आएगा, मतलब बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव आएगी। कब कब? जब बॉन्ड टूटेगा। आप खुद फील करके देखो, दो लोगों के बीच में बॉन्ड है, तुम्हें उन दोनों को अलग करना है। क्यों करना है भाई अलग? ज़बरदस्ती अलग करना है। अच्छा ठीक है, चलो अलग करना है तो आपको उन दोनों में आग लगानी पड़ेगी। उसको उसके खिलाफ भड़काना, उसको उसके खिलाफ भड़काना, तब जाके वो बॉन्ड टूटेगा ना उनके बीच में। तो बॉन्ड टूटने में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब्ड होती, तो बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव आएगी। और बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो उसे बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। बॉन्ड जब फॉर्म होता है तो एनर्जी ऑलवेज रिलीज होगी। मतलब बॉन्ड के फॉर्मेशन के समय एनर्जी ऑलवेज क्या होगी? रिलीज होगी। दैट मीन्स कि वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ। कैसा प्रोसेस हुआ? एक्सोथर्मिक। क्लियर हुआ? तो एक बात तो समझ में आ गई हमारे पास कि बॉन्ड एनर्जी जो है, टॉपिक को चालू करते आगे। बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव हो सकती है। बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? जब बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक, इसी को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। छोटी छोटी बातें। इसका मतलब वी कैन से दैट कि ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, रोना मत, दर्द ना हो किसी में, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। सही बात है, बॉन्ड का टूटना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव कब होगी? बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव तब होगी जब बॉन्ड फॉर्म होगा। इसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इसका कोई नाम नहीं है, इसलिए ऐसा लिख देते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। इसका मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता। तो फिर से आ जाओ, बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव कब होगी? जब बॉन्ड ब्रेक होगा, उस समय वो बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव कब होगी? जब बॉन्ड फॉर्म होता है, उसमें वो एनर्जी कहलाती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड कैसा प्रोसेस होता है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब रुक जाओ, अगर क्वेश्चन आपको बॉन्ड एनर्जी पॉजिटिव दे रहा है, इसका मतलब बॉन्ड टूट रहा है। बॉन्ड एनर्जी नेगेटिव दे रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्लियर? ये तो बॉन्ड एनर्जी के साइन से पता चला। जब क्वेश्चन साइन भी ना दे, सिर्फ बॉन्ड एनर्जी दे दे, क्वेश्चन सिर्फ कहे कि बॉन्ड एनर्जी इतनी है, क्या बोला?
बॉन्ड एनर्जी इतनी है। तो आप हमेशा उसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी समझेंगे, बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी लग रही है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। क्लियर? तो बॉन्ड एनर्जी को जनरली हम लोग क्या समझते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जब तक कि वो कहे ना कि वो फॉर्मेशन की एनर्जी है। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो बॉन्ड एनर्जी को हम दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। पहला टाइप, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, पॉजिटिव है ना, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड है तो क्यों रिक्वायर्ड होगी? तोड़ने के लिए, टू ब्रेक। क्या तोड़ने के लिए? बॉन्ड। कितना बॉन्ड? 1 मोल बॉन्ड। टू ब्रेक 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड। अब 1 मोल बॉन्ड कितने एटम के बीच में बनता है? 2 एटम के बीच में बनता है। तो 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ बॉन्ड बिटवीन दोनों एटम्स। समझ गया? यस। जैसे H और H के बीच में 2 एटम है ना, बना हुआ बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड होगा। कितने मोल? 1 मोल। इस 1 मोल बॉन्ड के लिए H2 2 ग्राम होनी चाहिए। 2 एटम के बीच में बना हुआ बॉन्ड 1 मोल बॉन्ड होगा, इसके लिए H2 कितने ग्राम होना चाहिए? 2 ग्राम। 2 ग्राम H2 मतलब बॉन्ड 1 मोल होगा। को तोड़ने के लिए किस में टूटेगा? अपने आइसोलेटेड एटम्स में टूटेगा। जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी, जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी, हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इस रिएक्शन का हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। जितनी एनर्जी एब्सॉर्ब्ड होगी वही कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H। H2 के बीच में जो H2 में जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ी, वही H2 की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। O2, ये बॉन्ड 1 मोल हो, मॉलिक्यूल 1 मोल नहीं चाहिए, बॉन्ड 1 मोल चाहिए। बॉन्ड 1 मोल के लिए दोनों एटम्स पाई चाहिए, दोनों एटम्स पाई चाहिए, मतलब 32 ग्राम O2 चाहिए 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। किस में तोड़ना है? अपने आइसोलेटेड एटम्स में। जितनी एनर्जी की जरूरत होगी वही एनर्जी कहलाएगी O डबल बॉन्ड O बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। समझ गए इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। दूसरा टाइप, अभी क्या सीखा आपने? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड। अब यहां से समझते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्या बोलूंगा मैं? इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। कब रिलीज्ड? जब बॉन्ड बने। कितना बने? 1 मोल बने। कितने एटम्स के बीच में बने? 2 एटम्स के बीच में बने। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर kind of bond is formed between 2 atoms। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नहीं। केमिकल बॉन्डिंग में हमको ये बात बताती है कि जब भी 2 एटम के बीच में कोई बॉन्ड बनता है, जब भी कोई 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज मतलब एनर्जी रिलीज हो जा रही है वहाँ पर। तो H और H के बीच में जो बनने वाला बॉन्ड, आप इसे H2 लिखें या फिर H सिंगल बॉन्ड H लिखें, H और H के बीच में बॉन्ड बना, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही कहलाएगी HH बॉन्ड एनर्जी। क्या कहलाएगी? HH बॉन्ड एनर्जी। अब देखो, ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन और ये है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। सेम होगी, सिर्फ साइन अलग होंगे। वहाँ पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर निगेटिव आएगी। O प्लस O क्या बनाएगा? O डबल बॉन्ड। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एटम्स जब कंबाइंड होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। जितनी एनर्जी रिलीज होगी वही O डबल बॉन्ड O बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर H सिंगल बॉन्ड H, दिस इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O डबल बॉन्ड O। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। ये जो भी लैंग्वेज आपने सीखी, इसी लैंग्वेज पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम ऑफ गैसियस H2, 1 ग्राम ऑफ गैसियस H2
is completely converted into isolated hydrogen, into isolated hydrogen by using 134 kilojoule of energy. 134 किलोजूल ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन पढ़ते रहो। कहता है कि 1 ग्राम ऑफ गैसियस H2 कितने ग्राम है? 1 ग्राम। इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड हाइड्रोजन, मतलब H और H के बीच में जो बॉन्ड उसको तोड़ दिया है बाय यूजिंग 134 किलोजूल ऑफ एनर्जी। क्लियर? देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड इज, तो समझते हैं इसको। क्या कहता है कि गैसियस H2 H सिंगल बॉन्ड H को आइसोलेटेड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। कितने ग्राम? 1 ग्राम H2 को आइसोलेटेड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए 134 किलोजूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब एक बात बताओ बेटा, बॉन्ड एनर्जी तो हमेशा पर मोल होती ना। पर मोल के लिए 2 एटम चाहिए, 2 एटम के लिए ये 2 ग्राम चाहिए। 1 ग्राम के लिए 134 किलोजूल एनर्जी की जरूरत है, तो 2 ग्राम के लिए कितने की जरूरत होगी? जब आप इसे 2 ग्राम बोलेंगे तभी तो ये बॉन्ड 1 मोल होगा। 2 ग्राम में ही ये बॉन्ड 1 मोल होगा। तो 1 ग्राम में इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती, तो 2 ग्राम H2 को तोड़ने के लिए इसकी डबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। 268 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन H एंड H। तो यही कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। यही कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड। सिंपल सी बात है यार। 1 ग्राम गैसियस H2 को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए 134 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है। तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन को 2 ग्राम गैसियस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए 268 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अब यहां पर कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मैंने कहा कि NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, कौन से बॉन्ड? NH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी x किलो जूल पर मोल है। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है 1 मोल NH बॉन्ड को तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी की जरूरत है। 1 मोल NH बॉन्ड को तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो क्वेश्चन कहता है 1 मोल अमोनिया को उसके आइसोलेटेड एटम्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? कितनी एनर्जी की जरूरत होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। NH बॉन्ड एनर्जी x किलो जूल पर मोल है, तो 1 मोल अमोनिया को उसके आइसोलेटेड एटम्स में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? चलो फाइंड करते हैं इसको। सोल्यूशन देखो। 1 मोल अमोनिया, अमोनिया क्या होता है? NH3 होता है। 1 मोल अमोनिया को तोड़ना है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो, 3 NH बॉन्ड को तोड़ना है। कितने NH बॉन्ड को तोड़ना है? 3 NH बॉन्ड को तोड़ना है, तब अमोनिया जाकर अपने आइसोलेटेड एटम्स में कन्वर्ट होगी। बोलो सहमत कि नको सहमत? सहमत। ठीक है, फिर से बोलता हूँ। मैं कहूँगा बेटा अमोनिया को उसके आइसोलेटेड एटम्स में कन्वर्ट करना है, तो आप कहेंगे सर तीनों NH बॉन्ड को तोड़ दो, तो अमोनिया अपने आइसोलेटेड एटम्स में टूट जाएगी। तो कितनी एनर्जी दूं मैं इस अमोनिया को? कितनी एनर्जी दूं इस अमोनिया को? सोचो जरा। तो 1 NH को तोड़ने के लिए x किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो 3 NH को तोड़ने के लिए 3x किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो अमोनिया को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 3x किलो जूल। कितने मोल अमोनिया? 1 मोल अमोनिया। समझ गया? कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं। मैं लिखता हूं 1 मोल NH को तोड़ने में x किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ये कहां से लेकर आया? ये लाइन कहती है। तो 3 मोल NH को तोड़ने के लिए 3 मोल NH तोड़ना है, मतलब 1 मोल अमोनिया डिसोसिएट करने। गौर से समझना, 3 मोल NH बॉन्ड तोड़ने, इसका मतलब 1 मोल अमोनिया डिसोसिएट करने। कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 3x किलो जूल एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ अमोनिया। बोल सही कि गलत? सही। तो ये हमारा आंसर होगा। अगर क्वेश्चन कह देता बेटा यहां पर 2 मोल अमोनिया को, तो अगर अमोनिया 2 मोल होता ना बेटा,
तो 3 मोल NH नहीं आते, 6 मोल NH हो जाते। 1 मोल अमोनिया में 3 मोल NH बॉन्ड होंगे, 2 मोल अमोनिया में 6 मोल NH बॉन्ड हो जाएंगे। तो एक को तोड़ने में x किलो जूल, तो 6 मोल NH को तोड़ने में 6x किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। छोटी छोटी बातें मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको। NH की बॉन्ड एनर्जी x किलो जूल पर मोल है, मतलब 1 मोल NH को तोड़ने में x किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो अमोनिया को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो अमोनिया में कितने बॉन्ड है यार? अमोनिया में 3 NH बॉन्ड है, तो 3 NH बॉन्ड को तोड़ने में कितनी एनर्जी की जरूरत? 3x किलो जूल। सहमत कि नको सहमत? सहमत। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं, ठीक है, और समझेंगे धीरे से। अगला क्वेश्चन ही देख लो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 360 किलो जूल ऑफ एनर्जी is required to dissociate या to break 1 mole of methane into carbon and hydrogen। अब आधे लोगों के बात समझ में आ गई होगी कि 1 मोल मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है। 1 मोल मीथेन का मतलब उसमें 4 CH बॉन्ड है। 4 CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी की जरूरत है। तो 1 CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 4 CH को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत, तो 1 CH को तोड़ने के लिए डिवाइड बाई 4, खत्म हो गया। सिंपल सी बात। झेलेबल की नको झेलेबल, झेलेबल, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है CH बॉन्ड एनर्जी बताओ, CH बॉन्ड एनर्जी बताओ। तो ठीक है, मीथेन 1 मोल मीथेन मतलब 4 CH बॉन्ड तोड़ने हैं हमें। 4 CH बॉन्ड के तोड़ने पर 360 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो व्हेन 1 CH बॉन्ड इज ब्रेक, देन 360 डिवाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू 90 किलो जूल per mole energy is required, and that is bond energy of CH bond। एक CH बॉन्ड को तोड़ने में 90 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, अब उल्टा क्वेश्चन, एक CH बॉन्ड को तोड़ने में 90 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही, तो मीथेन को डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो एक CH को तोड़ने में 90 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही, तो 4 CH को तोड़ने में, एक CH को तोड़ने में इतनी एनर्जी की जरूरत, तो 4 CH को तोड़ने में कितनी एनर्जी की जरूरत? आंसर इज 360 किलो जूल। कितना? 360 किलो जूल। सहमत कि नको सहमत? सहमत। कोई डाउट है यहां तक? नहीं। बारिश हो रही क्या यार? पढ़ो पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो। न्यूमेरिकल ट्रिक्स पर आते हैं। न्यूमेरिकल ट्रिक्स, एक ही न्यूमेरिकल ट्रिक है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही बात। इफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर गिवन, किसी भी रिएक्शन में जितने भी बॉन्ड्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स हो या प्रोडक्ट्स के बॉन्ड्स हो, ऑल बॉन्ड्स आर गिवन, एंड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज आस्क्ड। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, छोटा सा नन्ना सा फार्मूला है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। उल्टा होता है, मैंने बताया था कंबस्टन के केस में, बॉन्ड एनर्जी के केस में उल्टा होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। छोटा सा फार्मूला, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, याद करो, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ गए इतना? फिर से देख लो एक बार। इफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, गलत बोला, इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑल बॉन्ड्स आर गिवन, जितने भी बॉन्ड्स हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, चाहे वो रिएक्टेंट्स के हो या प्रोडक्ट्स के हो, सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी गिवन है। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज बताओ। तो एंथैल्पी चेंज या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। समझ गए इतना? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। अगर कोई डाउट नहीं तो क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन कहता है कि इफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH Br सिंगल बॉन्ड Br एंड H सिंगल बॉन्ड Br आर, HH बॉन्ड एनर्जी, Br बॉन्ड एनर्जी एंड HBr बॉन्ड एनर्जी आर 433, 192 and 364 किलो जूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। समझ में आ गया? देन एंथैल्पी चेंज
एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, अब रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, देखो क्या है, H2 प्लस Br2, फॉर्मेशन हो रहा है 2HBr विल बी। अब देखो इसमें HH बॉन्ड, इसमें Br बॉन्ड, इसमें HBr बॉन्ड है। जितने भी बॉन्ड्स हैं रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में, उन सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी गिवन है और आपसे इंथैल्पी चेंज पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इंथैल्पी चेंज पूछा गया है। तो सॉल्व कर लेते हैं इंथैल्पी चेंज को। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, फार्मूला बताओ। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब ये फार्मूला हम लोग बार बार लगाते नहीं, पहला क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड, इसलिए मैं क्वेश्चन को फार्मूले को लिख रहा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, गौर से आगे देखते रहना। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन सा बॉन्ड है? H बॉन्ड है, H सिंगल बॉन्ड H। तो मैं कहूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H। रिएक्टेंट में Br सिंगल बॉन्ड Br बॉन्ड भी है, तो प्लस समेशन है ना बेटा, इनकी बॉन्ड एनर्जी माइनस इसकी बॉन्ड एनर्जी, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br सिंगल बॉन्ड Br, ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? HBr। अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। अब HBr की बॉन्ड एनर्जी मतलब 1 मोल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्वेश्चन ने दी है, यहाँ तो 2 मोल H बॉन्ड बन रहा है। 2HBr का मतलब क्या है? H और Br के बीच में 2 मोल बॉन्ड बना है। कितने मोल बॉन्ड बना है? 2 मोल। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। यहाँ देखो बेटा 1 मोल बॉन्ड नहीं बना, 2 मोल बॉन्ड बना। जिधर जितने मोल बॉन्ड्स बनेंगे वही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई होता है, यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। क्लियर हो गया इतना? बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr, 1 मोल HBr की बॉन्ड एनर्जी, लेकिन यहाँ तो 2 मोल बन रहा है, 2 HBr, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। जो भी साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते पहले। याद रखना इस बात को, साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पहले मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें पर मोल होती है और यहाँ पर जितने भी मोल होंगे वो मोल्स मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो सॉल्व कर लेते इस चीज़ को, देखते क्या आएगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H सिंगल बॉन्ड H कितनी? 433, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br सिंगल बॉन्ड Br कितना? 192, माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr इज 364। क्लियर? जब हमने इसको सॉल्व किया तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन आया 103, कितना आया? 103 किलो जूल। ओ अच्छी बारिश हो रही है, गाना गाऊंगा मैं कोई तो। नहीं पहले पढ़ लो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 103 किलो जूल पर मोल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन है ना बेटा। आंसर इज 103 किलो जूल। क्लियर हो गया? तो फिर से देखो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। छोटा सा क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन कुछ ऐसा ले रहा कि इससे काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या। क्वेश्चन कहता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, ये जल्दी पढ़ो यार, बाहर इतना अच्छा मौसम में पढ़ा रहा अंदर, कमा Cl सिंगल बॉन्ड Cl एंड H सिंगल बॉन्ड Cl आर 104, 58 and 103 किलो कैलोरी पर मोल। बरसात के मौसम। देन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी। अब देखो क्वेश्चन ने कहा है ना स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी, तो एक काम करो ना यार, HCl के फॉर्मेशन की ही इक्वेशन लिखो। उसने कहा है ना स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी, तो HCl के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो। HCl को 1 मोल बनाओ और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से बनाओ। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हाफ H2 लेना पड़ेगा मुझे, प्लस हाफ Cl2, तो 1 मोल बन गया।
तो मैं कहूँगा कि जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, वही तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कहलाएगा। बताओ सहमत की नको सहमत? सहमत। ये रिएक्शन फॉर्मेशन की रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है। या हो सकता कोई बच्चा गलती से ऐसा ना लिखे, उसने जैसे ही कहा कि HCl के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, उसने गलती से ऐसा लिख दिया H2 प्लस Cl2, फॉर्मेशन कर दिया उसने 2HCl गैस का। तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl 1 मोल बनना चाहिए। कितने मोल? हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस पर फोकस करो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन के लिए HCl कितने मोल बनना चाहिए? 1 मोल बनना चाहिए। बन कितने मोल रहा है? 2 मोल बन रहा है। तो मैं कहूँगा जो भी स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा डिवाइड बाई 2। इंथैल्पी चेंज तो 2 मोल HCl के लिए आएगा ना बेटा, और फॉर्मेशन के लिए हमें 1 मोल चाहिए, तो 2 मोल के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, 1 मोल के लिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई 2। तो अब दोनों में से आंसर कहीं से भी निकालो, देखेंगे आप कि दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा। देखो कैसे, चालू करता मैं। इज इक्वल टू सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये रिएक्टेंट्स है हाफ। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 104 प्लस हाफ है ना, हाफ मोल बॉन्ड है यहाँ पर, और ये गिवन है 1 मोल के लिए, गिवन है 1 मोल के लिए, और यहाँ बॉन्ड हाफ मोल है, तो हाफ इंटू Cl2 मतलब 58 इंटू 58 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट में कौन सा बॉन्ड है? HCl, कितने मोल है? 1 मोल, HCl माइनस 103। समझ में आ रहा? हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH बॉन्ड प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br सिंगल बॉन्ड Br बॉन्ड माइनस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl बॉन्ड। सॉल्व कर लो, भरोसा रखो बेटा, ये आंसर आएगा -22 किलो कैलोरी पर मोल, और यही कहलाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, क्योंकि आपने 1 मोल बनाया है। कितने मोल बनाया है? 1 मोल। अब इस तरफ आओ, मैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा। मुझे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला पता है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स H2, बॉन्ड एनर्जी 104 प्लस Cl2, 1 मोल है ना, Cl2 108 2HCl माइनस 2 इंटू 2 है ना HCl 103। सॉल्व करके देखो बेटा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आएगी -44, इसका डबल आना चाहिए तभी तो मेरा आंसर आएगा -44 किलो कैलोरी। ये तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन आया, तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना होगा? इसका आधा होगा, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाई 2 मतलब -44 डिवाइड बाई 2, आंसर इज -22 किलो कैलोरी पर मोल। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, रिएक्शन को चाहे ऐसे लिख के सॉल्व करो, चाहे ऐसे लिख के सॉल्व करो, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर सेम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, बराबर आंसर आया। -22 किलो कैलोरी पर मोल यहाँ भी आया, -22 किलो कैलोरी पर मोल वहाँ भी आया। बोलो सही है कि गलत है? सही है। कोई डाउट है यहाँ किसी को? नहीं। क्लियर? क्वेश्चन ने क्या पूछा था? स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो HCl को 1 मोल बनाया, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला ये होता है, तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर, सब बराबर, आंसर आ गया। अगर किसी ने ऐसी रिएक्शन लिखी तो 2 मोल HCl के लिए इंथैल्पी चेंज निकाल लो, तो 1 मोल HCl के लिए इंथैल्पी चेंज उसका आधा हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? समझे। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। ठीक, आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कहता है कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H एंड N सिंगल बॉन्ड H bonds are 2A, 6B and 4C respectively. N ट्रिपल बॉन्ड N, H सिंगल बॉन्ड H एंड N सिंगल बॉन्ड H, ये 3 बॉन्ड्स हैं। तीनों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी गिवन है 2A, 6B, 4C रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल बी। वैसे ही क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पूछा है ना, तो अमोनिया को 1 मोल बनाओ। किससे बनाओ? उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स से। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या होंगे? N2 और H2, और बैलेंस करो इसको, हाफ N2 यहाँ पर 3/2 H2। 1 मोल बनाना है ना बेटा, तभी तो फॉर्मेशन की इक्वेशन कहलाएगी।
याद करो थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 जहां पर मैंने आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन सिखाया था। तो बोले फॉर्मेशन की रिएक्शन आहे कि नको आहे? आहे। तो मैं कहूँगा कि जो भी इंथैल्पी चेंज आएगा वही तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा। विल बी इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस प्रोडक्ट्स, मतलब हाफ इंटू एन ट्रिपल बॉन्ड एन 2a प्लस 3/2 इंटू एच सिंगल बॉन्ड एच 6b माइनस, अब देखो पढ़ो इसको गौर से, ये अमोनिया लिखा है, अमोनिया का फार्मूला NH3 है तो 1 मोल ये, लेकिन इसमें NH बॉन्ड 3 मोल है, तो 3 इंटू अमोनिया में 3 मोल NH बॉन्ड होंगे ना, अभी तो थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने आज ही के लेक्चर में, 3 मोल NH बॉन्ड है, तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH 4C, समझा कि नहीं समझा? हाफ हाफ 3/2 और यहाँ पर 1 है, लेकिन 1 नहीं, मैंने यहाँ 3 लिखा, क्यों? क्योंकि अमोनिया में 3 मोल बॉन्ड है। 3 इंटू, यही इंपॉर्टेंट है, 3 इंटू 4C। हो बहुत बारी से 2 कैंसिल, ये 3 आएगा, मतलब आंसर आएगा A प्लस 9B माइनस 12C, A प्लस 9B माइनस 12C, यही होगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसका? अमोनिया। दिस इज आवर आंसर। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। मैं बारिश देख कर आऊँगा, पहले लेक्चर पॉज कर रहा, फिर पढ़ाऊँगा। हो बहुत बारिश है, चलो पढ़ लेते जल्दी जल्दी। चलो ये क्वेश्चन हो गया, हाँ ठीक। आगे ये बॉन्ड एनर्जी पर अपने न्यूमेरिकल ट्रिक पढ़िए कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। अब आते हैं बॉन्ड एनर्जी के एप्लीकेशंस पर। 2 ही एप्लीकेशंस है बेटा। पहला एप्लीकेशन है साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। पढ़ो क्या लिखा है? साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अब आप बहुत पहले से जानते हैं कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा। बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा तो बॉन्ड की लेंथ कम, और अगर बॉन्ड की लेंथ कम तो साइज ऑफ बॉन्डेड एटम्स भी कम होगा, साइज ऑफ बॉन्डेड एटम भी कम होगा। अब उल्टा पढ़ो, बॉन्डेड एटम का साइज कम तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा, मतलब उस बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा। बोलो सही कि गलत? सही। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ये तभी वैलिड है, ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जब सेम एटम इज बॉन्डेड विद डिफरेंट एटम्स। इसका मतलब है कि बॉन्ड क्या बोलते हैं, बॉन्ड हमेशा बॉन्ड हमेशा 2 एटम के बीच में बनता ना, तो कई सारे बॉन्ड्स उसमें से एक एटम सेम है, एक एटम सेम है, दूसरा एटम अगर बदल रहा है, दूसरा एटम अगर बदल रहा है, तो जिस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, तो जो एटम बदल रहा है उसमें से उस एटम का साइज सबसे कम होगा, उस एटम का साइज क्या होगा? सबसे कम होगा। जैसे अब मोम माया की बात करें तो HF, HCl, HBr, HI। अब ये इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। HF, HCl, HBr, HI, H सेम, तो सेम काइंड ऑफ एटम इज बॉन्डेड विद डिफरेंट एटम्स, F, Cl, Br, I डिफरेंट है। बोल हाँ या ना? हाँ ठीक है। अब मुझे पता है कि F छोटा है तो HF बॉन्ड छोटा होगा तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, Cl बड़ा हुआ बॉन्ड बड़ा हुआ, बॉन्ड एनर्जी कम, Br और बड़ा बॉन्ड और बड़ा, बॉन्ड एनर्जी और कम, I बड़ा तो HI बॉन्ड और बड़ा, HI बॉन्ड बड़ा तो बॉन्ड एनर्जी और कम। ये कंपैरिजन है बॉन्ड एनर्जी का। किसका कंपैरिजन है? बॉन्ड एनर्जी का। क्लियर हुआ इतनी बात? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। ओके। अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखो, छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ बॉन्ड एनर्जी, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ बॉन्ड एनर्जी, डेटा क्या गिवन है? एक Ca बॉन्ड है, दूसरा Cb, नेक्स्ट Cc, लास्ट Cd बॉन्ड। Ca बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, इन सभी बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जीज आर गिवन। क्या गिवन है बेटा? बॉन्ड एनर्जी। दिस इज 103 किलो जूल। आप अपने मन से भी कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, 470 किलो जूल। क्वेश्चन ही तो डिजाइन करना। 80 किलो जूल एंड दिस इज 270 किलो जूल, और ये सभी पर मोल में होंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि स्मॉलेस्ट एटम इज, स्मॉलेस्ट एटम बताओ कौन सा होगा?
क्या बताना है हमको, स्मॉलेस्ट एटम क्या होगा। तो एटम को स्मॉलेस्ट होने के लिए बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, यस, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो जो एटम होगा, जो एटम होगा वो जो बदल रहा है, वो जो एटम होगा वो एटम सबसे छोटा होगा, वो एटम क्या होगा, सबसे छोटा। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड सबसे छोटा, बॉन्ड सबसे छोटा ये तभी होगा जब बी सबसे छोटा होगा, क्योंकि सी तो सभी में सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी, स्मॉलेस्ट एटम कौन सा आएगा, बी। समझ गए बेटा, छोटी छोटी बातें, क्लियर। सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, दिस इज एवरेज बॉन्ड एनर्जी। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी। अब एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या है, जैसे अमोनिया का फार्मूला बताओ, NH3, NH3 में कितने NH बॉन्ड हैं, 3 NH बॉन्ड है। पहले NH को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी, दूसरे को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी, तीसरे को तोड़ने में इतनी एनर्जी लगी। तो अमोनिया में NH बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, तो नाम में ही लिखा है यार एवरेज बॉन्ड एनर्जी। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, तीन एनर्जी का एवरेज निकाल दो, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। समझा कि नहीं। मीथेन, मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4, पहला CH तोड़ा इतनी एनर्जी लगी, दूसरा CH उतनी लगी, तीसरा CH उतनी लगी, चौथा CH तोड़ा फला एनर्जी लगी। तो CH बॉन्ड की एवरेज एनर्जी क्या होगी, तो चारों बॉन्ड एनर्जी डिवाइड बाई 4, एवरेज ऐसे ही निकालते ना यार। तो व्हाट विल बी द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू द एवरेज ऑफ एनर्जीज, मतलब सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड, सेम काइंड ऑफ बॉन्ड। जैसे मीथेन में 4 सेम काइंड के बॉन्ड है, कौन है, CH। अमोनिया में 3 सेम काइंड के बॉन्ड है, कौन है, NH। पानी में 2 सेम काइंड के ऑफ बॉन्ड है, कौन है, OH। डिवाइड बाय, समझ रहे हैं आप, नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स। अब ये फार्मूला है, एवरेज निकालना तो सबको आता है यार, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड्स। समझा कि नहीं समझा, समझा। कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में जैसे मैं पानी का एग्जांपल लूं, किसका एग्जांपल, पानी। तो पानी में पहला OH बॉन्ड तोड़ने में, अब देखो ऐसा लिखा है, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, एक OH बॉन्ड पानी का तोड़ दिया गया। समझा कि नहीं समझा। तो क्वेश्चन ने कहा कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, या चाहो तो इसे को बॉन्ड एनर्जी बोल दो, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन या फिर बॉन्ड एनर्जी इज इक्वल टू 160 किलो जूल। फिर जो एक बॉन्ड बचा उसे भी तोड़ दिया, बॉन्ड एनर्जी है इसकी 240 किलो जूल। समझ में आ रहा। तो क्वेश्चन कहता है कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी बताओ OH बॉन्ड की। तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ सेम काइंड ऑफ बॉन्ड, मतलब 160 प्लस 240। पहला OH तोड़ने में इतनी एनर्जी, दूसरा OH तोड़ने में इतनी एनर्जी, तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 160 प्लस 240 डिवाइड बाई 2, 2 3 4, 400 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, 200 किलो जूल। इट विल बी द एवरेज बॉन्ड एनर्जी, कौन सी, एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड, एंड इट इज आवर आंसर। समझे कि नहीं समझे, समझे। कोई डाउट है यहां तक किसी को, नो डाउट, ओके। अगर इतनी बात आप समझ गए तो कुछ और चीजों को देखो। काफी फेमस क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी में अक्सर पूछा जाता है, और मैं भी जब पेपर लूंगा आपको तो इसी पर बेस्ट क्वेश्चन दूंगा। सिर्फ हो सकता है मैं अभी आपको मीथेन और इथेन समझाऊं और क्वेश्चन पेपर में फॉस्फीन और डाइफॉस्फीन का क्वेश्चन दूं, ये पॉसिबल है। क्वेश्चन कहता है कि 360 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 360 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ मीथेन इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन। 1 मोल मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है। 1 मोल मीथेन को तोड़ना मतलब 4 CH को तोड़ने में 360, तो 1 CH को तोड़ने में 90 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये मैंने अभी कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, ओके। एंड 620 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, 620 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड
फॉर C2H6 मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए इतनी हीट की जरूरत पड़ती, इथेन को C2H6 को कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए इतनी हीट की जरूरत है या इतनी एनर्जी की जरूरत पड़ती। तो क्वेश्चन कहता है देन फाइंड CC बॉन्ड एनर्जी, C सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड एनर्जी। चलो एक काम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। मीथेन का फार्मूला बताओ क्या होता है, CH4। मीथेन 1 मोल है ना, 1 मोल मीथेन में 4 CH बॉन्ड को आप तोड़ेंगे तब वो कार्बन हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा। मतलब 4 CH को तोड़ने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ रही, तो 1 CH को तोड़ने में 90 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हाँ या ना? हाँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये तो मीथेन का केस था। क्वेश्चन ने ईथेन की बात की है। ईथेन कितने कार्बन? 2 कार्बन, ठीक है। हाइड्रोजन कितने? 6, 1 2 3 4 5 6। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन में जो CC बॉन्ड्स होते हैं वो नंबर ऑफ कार्बन से कम होता है। जैसे यहाँ कार्बन 1, CC बॉन्ड 0, कार्बन 2 तो CC बॉन्ड 1 आएगा, CC बॉन्ड 1। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ कार्बन 10 होते तो CC बॉन्ड 9 बनते। ओके, अब 1 मोल ईथेन को तोड़ना है, 1 मोल ईथेन को तोड़ना है मतलब 6 CH तोड़ने पड़ेंगे, और 1 CC अगर तोड़ दिया तो ईथेन C और H में टूट गया। तो मैंने कहा कि 6 CH बॉन्ड, क्या 6 CH, अब छोटा लिखता है यार, 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस 1 CC बॉन्ड, 1 CC बॉन्ड को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगेगी वही ईथेन को तोड़ने में लगेगी, और वो है 620। वो कितनी है? 620। ईथेन को तोड़ना मतलब 6 CH तोड़ना, और 1 CC तोड़ने में 620 किलो जूल एनर्जी की जरूरत लगती। 6 CH को तोड़ने में एनर्जी कितनी लग रही? 90 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC इज इक्वल टू 620। अगर मैं यहाँ से CC बॉन्ड एनर्जी पूछूं तो 620 माइनस 9 6 540, मतलब ये जो CC बॉन्ड है इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आएगी 60 20 80 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर आंसर। नहीं समझे? समझे? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। अगर इतनी बात समझ गए तो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं मैं इस पर, ध्यान दो। ये क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए है और कुछ नहीं। छोटा लिखता हूं मैं, जितना मुझे क्वेश्चन याद आ रहा। कह रहा है कि मीथेन को डिसोसिएट करने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी चाहिए, ईथेन को डिसोसिएट कराने के लिए 620 किलो जूल एनर्जी चाहिए। किसमें? कार्बन और हाइड्रोजन में। तो डेक्केन मतलब समझते हो, C10 H22, डेकेन 10 20 2 22 को कार्बन और हाइड्रोजन में तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो आप ये तो जानते हैं कि 4 CH को तोड़ने में 360 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो 1 CH को तोड़ने में कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? 90 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ये पिछले क्वेश्चन में मैं कर चुका। इथेन को तोड़ना मतलब 6 CH तोड़ना, 6 CH तोड़ना मतलब 540 किलो जूल एनर्जी की जरूरत लगती, प्लस 1 CC तोड़ना इज इक्वल टू 620। तो CC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पिछले क्वेश्चन से कैलकुलेट कर ली, 80 किलो जूल होगी। हाँ या ना? हाँ। तो डेक्केन को तोड़ने के लिए मुझे 9 CC बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। कार्बन 10 है ना, तो CC बॉन्ड कितने आएंगे? 9 प्लस 22, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने CC बॉन्ड आएंगे, उतने CH बॉन्ड आएंगे, 22 CH बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। फिर से देखो, किसी भी हाइड्रोकार्बन को उसके आइसोलेटेड एटम्स में तोड़ना है तो जितने कार्बन होंगे उससे एक कम CC आएगा, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने CH बॉन्ड आएंगे। समझा कि नहीं? अगर ये सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए तो आपने 1 मोल डेक्केन को तोड़ दिया। 9 इंटू CC का मतलब है 80, 9 इंटू 80। आप समझ रहे हैं मैं क्या लिख रहा हूँ? 9 इंटू 80 प्लस 22 इंटू CH मतलब 22 इंटू 90, 22 इंटू 90। सॉल्व कर लो बेटा, ये आंसर तुमको मिलेगा 2700 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। कितने एनर्जी की जरूरत? 2700 किलो जूल। ये तो पहला तरीका है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका, डेक्केन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, CH3 CH2 का होल 8 CH3। बोल हाँ या ना? हाँ, ठीक। मतलब मुझे 8 CH2 तोड़ने, 8 CH2 तोड़ने और 1 C2H6 को तोड़ना है। समझ गए इतना? ठीक है। 8 CH2 तोड़ने हैं और 1 C2H6 तोड़ना है। 8 CH2 को तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो यहां पर एक काम करो, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, CH2, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ये आएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 260। यस, 260।
CH4 को तोड़ने में 360, C2H6 को तोड़ने में 620, तो डिफरेंस कितने का है CH2 का, इधर कितने का है 260 का, तो CH2 को तोड़ने में 260 किलो जूल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो 8 इंटू 260 प्लस C2H6 को तोड़ना है, C2H6 को तोड़ना वो तो लिखा ही है 620। आप सॉल्व करके देख लो, भरोसा रखो 2700 किलो जूल ही आंसर आएगा। तीसरा तरीका, इससे एक CH2 को बाहर फेंक दो, ये आएगा CH2 का होल 9, CH2 का होल 9, एक H बचा उसको इसके साथ जोड़ दो CH4, मतलब 9 CH2 तोड़ने हैं मुझे और एक CH4, सॉरी 9 CH2 तोड़ने हैं मुझे प्लस एक CH4 अगर तोड़ दिया कार्बन हाइड्रोजन में तो फिर इसका मतलब डेक्केन को तोड़ दिया। 9 इंटू CH2, CH2 का मतलब 260 प्लस एक CH4, CH4 का मतलब 360। सॉल्व कर लो, यहाँ से भी आंसर 2700 किलो जूल आएगा। कितना आएगा 2700 किलो जूल। तो तीनों तरीके से आंसर आ रहा है 2700, 2700, 2700। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं जरूर एग्जाम में इसको पूछूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्लास ओवर, अच्छे से पढ़ते रहो, डाउट्स पूछते रहो, गुड लक।